तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर अभी आपने क्लास 8 का एग्जाम दिया है और अब आप क्लास 9th में गए हो तो आपने स्कूल्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू कर दिया होगा, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी। लेकिन अभी जो है वो बात चल रही है क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी की। बाकी सारे जो क्लास 9 के सब्जेक्ट्स हैं उनकी न्यू एनसीईआरटी आ गई है और अभी भी जो है वो क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी रिलीज नहीं की गई है। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जून में जो है वो आपकी न्यू एनसीईआरटी आ जाएगी, प्रॉपर बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो आपकी एनसीईआरटी की वेबसाइट है उसकी बुक्स के लिए, ठीक है। तो वहां पे अपलोड कर दी जाएगी। तो जैसे ही आएगी आपको अपडेट जो है वो दिया जाएगा। फिलहाल जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो आपके सीबीएसई ने क्लास 9th के लिए जो आपका करिकुलम दिया है उसमें एनसीईआरटी के चैप्टर्स जो है वो आपको बताए गए कि कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो एनसीईआरटी में आपके रहेंगे, कितनी बुक्स रहेगी सोशल साइंस की, जैसे पहले क्या 4 बुक्स रहती थी वैसे ही होंगी या अब कुछ नया होगा। तो आइए उन चैप्टर्स के बारे में यहाँ जानते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स, अब जो पहले बच्चे होने वाले क्लास 9 में इतना बड़ा चेंज जो हुआ है, जो इतने सालों से एनसीईआरटी चल रही थी तो अब जो है पूरी की पूरी वो एनसीईआरटी चेंज हो चुकी है। तो आप क्या अपने सिलेबस में पढ़ने वाले हैं उसको जानते हैं। बहुत ही डाइवर्स सिलेबस जो है वो यहाँ पे रखा गया है। एक एक चैप्टर को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको एग्जैक्ट। फिर जब किताब आएगी तो आप उसके अंदर के भी टॉपिक्स देख सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो आप जो है आराम से लेकर बैठ जाए, इसको समझे, अच्छे से जाने कि आपको पूरे साल क्या पढ़ना है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपकी 10th क्लास में ही पड़ेगा। क्योंकि आप अभी न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, क्लास 9th में हो, तो आगे चलकर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अभी 10th की भी न्यू एनसीईआरटी आ जाए और आगे चल के आप वो पढ़ो। तो यहाँ से जनरली देखा गया 6, 7, 8 की जो न्यू एनसीईआरटी है सोशल साइंस की, कि वो कंटिन्यू करती कि उसके बाद वो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 9th बहुत अच्छे से पढ़ना होगा ताकि आप क्लास 10th में पढ़े और वहां पे भी अच्छा स्कोर कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि पूरा आपको बताया गया है किस तरीके से सारी चीजें आएंगी, क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक दिखा देती हूँ कि आपका क्या होने वाला है। जैसे आपके सीबीएसई ने पहले ही दे दिया, ठीक है, कि आपके कौन से टेक्स्ट बुक, जैसे ये पहले जो टेक्स्ट बुक होते थे उसमें नाम लिखा होता था कि आपका ज्योग्राफी का ये है, सिविक्स का ये है, ठीक है, फिर हिस्ट्री का ये है, इकोनॉमिक्स का ये है। अब जो है सीधा सीधा लिखा गया है बस सोशल साइंस पार्ट 1 एंड सोशल साइंस पार्ट 2, कौन सा, एनसीईआरटी। तो यहां से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सीधा सीधा आपको क्या कर दिया गया है, बता दिया गया है, ठीक है। अब कौन कौन से चैप्टर्स, यानी आपकी 2 किताबें, पहले जो 4 किताबें आपको पढ़नी होती थी अब आपकी 2 ही किताबें। तो पहली किताब को यहाँ पे समझते हैं, जैसे आपकी पहली बुक जो है बाबू, उसमें आपको 9 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। कितने चैप्टर्स, 9 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। और दूसरी बुक में आपको 7 या 8 चैप्टर ऐसे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। हाँ, 7 चैप्टर आपके हैं। चलिए फर्स्ट बुक पे आते हैं और यहाँ पे समझने की ट्राई करते हैं। ये आपका पार्ट 1 है, सोशल साइंस पार्ट 1। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, नहीं तो हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, ठीक है। चल, तो ये आपका क्या है, पार्ट 1। और पहले आप देखोगे पहले तो कि पहले क्या था कि आपके अलग अलग बुक्स आती थी, ज्योग्राफी की अलग, सिविक्स की अलग, इकोनॉमिक्स की अलग, हिस्ट्री की अलग। अब उन सब में बहुत सारे चैप्टर्स है ना। तो अब आपका अराउंड 16 चैप्टर ही है। जो पहले 20+ जाते थे, 25 भी पहुंच जाते थे, लेकिन अब आपका 16 ही चैप्टर है, ठीक है। तो जानते हैं कि एक बुक में क्या है, पहले तो कि सारे चैप्टर, इकोनॉमिक्स भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है। दूसरी में सिविक्स है, किसी में कुछ और है। तो चारों आपके दोनों ही बुक्स में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, जो आपका पहला चैप्टर दिया गया है। सबसे पहले तो ये बहुत ही सही चीज की गई है, क्योंकि जो सोशल साइंस है ना, लोग सोशल साइंस को समझ नहीं पाते। सोशल साइंस उनको लगता है कि इट इज जस्ट अबाउट फैक्ट्स, कि हमने फैक्ट्स याद कर लिए, हिस्ट्री में डेट्स याद कर ली, डेफिनेशंस याद कर लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप सोशल साइंस को बाबू समझते हो, हायर स्टडीज में जाते हो, तो आपको ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये अच्छी चीज की है कि क्लास 9th में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि नहीं तो आप कॉलेज लेवल पे जाते हो तब आप समझते हो कि रेलेवेंस ऑफ सोशल साइंस, स्कोप ऑफ सोशल साइंस, बहुत सारी चीजें आपको वहां पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दी जाएगी कि सोशल साइंस है क्या, ठीक है। तो वो चीज हम लोग यहाँ जानेंगे, देखेंगे, ठीक है, कि साइंटिफिक नॉलेज भी देता है सोशल साइंस। भले वो साइंस थोड़ी डिफर कर सकती है एज फिजिकल साइंस, जो साइंस आप पढ़ते हो ऐसे वो फिजिकल साइंसेस में आती है, और हमारा जो है सोशल साइंस जो हमें मोर ऑफ सोसाइटी समझाता है, लोगों को समझाता है, ठीक है। जैसे आपका ऐसे तो नहीं पढ़ना होता, लेकिन 11th में जाओगे तो साइकोलॉजी भी है,
वो तो पूरी साइंटिफिक ही होती है, आपको ह्यूमन ब्रेन को समझना होता है और हर एक ह्यूमन ब्रेन अलग है ना। जैसे फिजिक्स में आपके लॉज तो सेम है ना, उसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, केमिस्ट्री में भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ जो है हर एक ह्यूमन ब्रेन डिफरेंट है, आपको उसको समझना है, ठीक है। कोई एक फिक्स लॉ नहीं है जो आप हर एक ब्रेन पे लगा सकते हो, ठीक है, अगर आपको लोगों को समझना है तो साइकोलॉजी इसी पे काम करती है। सिमिलरली सोशियोलॉजी जब आप पढ़ते हो तब सोसाइटी के हर एक इंस्टीट्यूशन को समझते हो, मार्केट क्या है, ठीक है, मैरिज इंस्टीट्यूशन क्या है, कास्ट क्या है, तो वो चीज डिफर करती है। अब जरूरी नहीं आप फैमिली को समझ रहे हो तो हर फैमिली सेम टाइप की है ना। हिस्ट्री में जो हम लोग बात करते हैं, हिस्ट्री में फिक्स है, लेकिन बहुत सारे आपकी पॉसिबिलिटीज बनती है कि ये हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अगर इवन कोई हिस्टोरियन भी कोई किताब लिख रहा है तो आप आगे जाओगे तो आपको वहां समझना होता है कि हिस्टोरियन ने इस तरीके से इस रूलर को क्यों लिखा, जहां पे हर हिस्टोरियन ने उस रूलर की तारीफ की है, इस हिस्टोरियन ने इस रूलर को क्रिटिसाइज क्यों किया। तो ये सोशल साइंस को समझने का तरीका होता है, और आप इसको जितना जानोगे ना उतना आपको ये पसंद आने लगेगा, ठीक है। चलिए, तो और मेरा तो ये मानना है कि अगर सोशल साइंस किसी को पसंद नहीं है, दैट मीन्स कि उसने अभी तक उसको अच्छे से समझा नहीं, ठीक है, कि उनको लगता है कि ये सिर्फ फैक्ट्स के बारे में। तो ये आपको जो है समझाएगा सोशल साइंस के बारे में। आप जैसे समझ सकते हो मीनिंग, स्कोप एंड रेलेवेंस ऑफ सोशल साइंस आपको यहाँ बताया जाएगा। सोशल साइंस को आप एक इंडियन पर्सपेक्टिव से समझेंगे, ये भारत में इसको किस तरीके से पढ़ा जाए, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे समझना है, ये हम लोग समझेंगे भी जब बुक आ जाएगी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट है शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस। ये आपका ज्योग्राफी का चैप्टर हो गया। अच्छा, वो जो अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस है दैट वाज अ कॉमन चैप्टर, वो सेम ही चैप्टर है आपका, सब पे लागू होता है क्योंकि सोशल साइंस का है। अब आते हैं शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस, यानी क्या है कि अर्थ का सरफेस जो है उसके बारे में समझना है। जैसे वही ज्योग्राफी का आपका चैप्टर है कि थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, जैसे क्लास 9th में आपकी जो ज्योग्राफी थी ना उसमें ये पार्ट ही हटा दिया गया था कि इस तरह से टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी कैसे बनती है, मतलब कॉन्टिनेंट्स कैसे बने थे, ये थ्योरी हटा दी गई थी, लेकिन अब इस पे पूरा एक सेक्शन ऐड कर दिया गया है न्यू एनसीईआरटी में। फिर इंटीरियर ऑफ द अर्थ है ना, कि अर्थ के अंदर क्या है, तीनों लेयर्स आपको यहाँ पे समझाए जाएंगे। फिर आते हैं रोल ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन, ठीक है। वेदरिंग यानी आपका जो सॉइल का बनने का प्रोसेस होता है, एंड इरोजन जो सॉइल ऊपर से उस लेयर का जो फर्टाइल लेयर होती है उसका हटना, ठीक है। फिर एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, ठीक है, जो आपका जो लैंड डिग्रेडेशन होता है उस सब में क्या रोल है, जैसे रिवर, वेव्स, करंट्स, विंड्स, ग्लेशियर्स और अंडरग्राउंड वाटर, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर साथ साथ यही नहीं, लैंडफॉर्म्स एंड डिजास्टर्स, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, एवलांच, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, फ्लड, इन सब के बारे में आपको समझना है। मतलब जो भी आपकी नेचुरल कैलेमिटीज होती, ठीक है, तो वो आपको ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि कहाँ क्या होता है, किस तरीके से होता है, उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, ये आपको यहाँ पे समझना होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंड चैप्टर हो गया ज्योग्राफी का। फिर आते हैं थर्ड चैप्टर आपकी पहली किताब का, दैट इज एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, ठीक है। तो इसमें आपको वही एटमॉस्फेयर के बारे में समझना है कि क्या स्ट्रक्चर होता है, कंपोजिशन क्या होता है, मतलब एटमॉस्फेयर में आपके है क्या, कितने लेयर्स होते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है, डिफरेंस समझाया जाएगा, क्या क्या उसको बनाता है, वेदर कैसे बनता है, क्लाइमेट कैसे होता है, ये सारी चीजें। फिर सीजन्स ऑफ इंडिया एंड मानसून्स, खैर ये तो आपका ओल्ड एनसीईआरटी में भी था, किस तरह से सीजन्स आपके चेंज होते हैं, खासकर इंडियन जो हमारा भारत का जो मेन सीजन है, ठीक है, या भारत का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो वो आपको समझा देगा। क्लाइमेट चेंज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ ऐड किया गया है क्योंकि बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है क्लाइमेट चेंज होता क्या है, बात जरूर करते हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज सिंपल सा ये होता है जहां आप क्या समझते हो कि पहले जो क्लाइमेट था इंडिया का, ये पूरे वर्ल्ड का ही आप समझोगे, वो चेंज हो गया। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि क्या 15 साल पहले जितनी गर्मी, मतलब आज जितनी गर्मी है उतना 15 साल पहले क्या होती थी, ऑफ कोर्स नहीं। तो ये जो चेंज आया है इसको हमें रोकने की जरूरत है, नहीं तो ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे क्लाइमेट की ओर हमारा अर्थ जा रहा है, बहुत बुरे क्लाइमेट की ओर जा रहा है, और इसको बचाने के लिए कोई बात नहीं की जाती। आप देखते हो पॉलिटिशियंस को कोई मतलब नहीं, मीडिया को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कुछ भी बातें किए जा रहे हैं, झाल मुड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, मेलोडी चॉकलेट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मेन जो टॉपिक है या आपके पॉलिटिशियंस भी है ना, रिलीजन की बात करते हैं कि हम यहाँ से ये खतरे में हैं, इनको बचा लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जो असल खतरा है दैट इज क्लाइमेट चेंज, उसके बारे में बात की जानी चाहिए, एनवायरमेंट के बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन आज तक किसी भी पॉलिटिशियन को नहीं देखा गया है कि इस तरीके की बात सीरियसली की गई हो या उस पर कोई काम भी किया हो गया। उल्टा पेड़ काटने के बारे में बात की जा रही है,
खैर वो अलग चीज है। फिर फ्लड्स हो गए, कार्बन फुटप्रिंट हो गया, इन सब के बारे में बात की जाएगी। आगे आते हैं 2 आपकी ज्योग्राफी के चैप्टर्स हो गए। नेक्स्ट है आपका 4th, यानी ये हो गया आपका हिस्ट्री का चैप्टर। ठीक है, तो हिस्ट्री अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, ये आपको पूरा स्टोन एज बताएगा, कल्चरल डेवलपमेंट 2 मिलियन अगो क्या चल रहा था, अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, पीरियडाइजेशन जैसे आपका पैलेलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक। ठीक है, तो ये सब जो चलता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, पैलेलिथिक एज। फिर नेक्स्ट आपका कंटिन्यू वही मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक, है ना, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन आपको बताया जाएगा। फिर पुराने आपको दूसरे भी सिविलाइजेशन जो आपको 11th में पढ़ने थे वो यहाँ बताया जाएगा। ठीक है, मेसोपोटामिया, इजिप्टियन, चाइनीज सिविलाइजेशन, तो इसको आपको थोड़ा इंट्रो दिया जाएगा। ये आपको बहुत कम पढ़ाया जाता था, आप आर्ट्स लोगे तभी समझ में आता था, लेकिन अब अच्छी बात है कि आपको ये इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर आते हैं अगला चैप्टर स्टेट एंड सोसाइटी, ये भी आपका हिस्ट्री का ही चैप्टर है। तो वैदिक एज आपको पूरा जानना है उस समय पे, जो आप 7th में भी पढ़ते हो इंट्रोडक्शन लेके, लेकिन ये आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है कि उस समय आपके इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते थे, मतलब राजा महाराजा, गवर्नमेंट किस तरीके की होती थी, वहां पे सभा समिति ये सब होता था ना, तो वो सब हमें डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, उस समय नॉलेज इंस्टीट्यूशंस ये सारे क्या थे, किस तरह से एजुकेशन ली जाती थी, बहुत अलग अलग तरीके आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। नेक्स्ट जो है आपका वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आपका सिविक्स का चैप्टर है, अगले दोस्त, डेमोक्रेसी और इलेक्शंस। ठीक है, तो मीनिंग, फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी आपको बताया जाएगा। डेमोक्रेसी और इलेक्शंस आपके ओल्ड एनसीईआरटी में भी थे, है ना। फिर आपको रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, कि भाई इंडिया में भी डेमोक्रेसी थी, ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों ने हमें इंट्रोड्यूस कराया कि देखो भाई, हालांकि उन्होंने कोई भी डेमोक्रेसी यहाँ रखी भी नहीं थी वैसे, लेकिन हाँ, हमें वेस्ट ने डेमोक्रेसी से इंट्रोड्यूस नहीं कराया। ठीक है, हमें ऑलरेडी पता था, बहुत टाइम से हमारा रिपब्लिक, डेमोक्रेसी सब चल रहा था। फिर चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन इंडिया, जो कि अभी बहुत बड़ी नीड है समझने की। ठीक है, फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, जो आपके ये जरूर अच्छा किया है क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कि इंडिया के बारे में तो सब पता है, लेकिन रशिया में कौन सा सिस्टम है, फ्रांस में कौन सा सिस्टम है, यूके में कौन सा सिस्टम है, क्या डेमोक्रेसी है भी कि नहीं है, 1 पार्टी सिस्टम है, बाई पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, ये भी नहीं पता। ठीक है, तो ये हमें समझना होगा। फिर आते इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शंस क्यों होने चाहिए वो यहाँ समझना है। इलेक्टोरल सिस्टम किस तरह से काम करता है, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में हमें यहाँ समझना है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंसी, इलेक्टोरल रूल्स, एन्यूमरेटर्स, पार्टी सिस्टम इन इंडिया, जब भी हम बताए थे 1 पार्टी, 2 पार्टी, मल्टी पार्टी, इंडिया में मल्टी पार्टी है, ढेर सारी पार्टियां हैं, है ना। फिर नेक्स्ट आते हैं, अब है आपका इकोनॉमिक्स, ऐड किया गया है बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स। यहाँ पे आपको बेसिक इकोनॉमिक्स जो है पढ़ाई जाएगी। क्लास 8 में इसका स्टार्टिंग कर दिया गया था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, न्यू एनसीईआरटी में, वही इसका कंटिन्यूएशन है आप कह सकते हो। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ये सब आपको 11th में इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको 9th में ही बताया जाता है। एंड द नीड फॉर मेकिंग चॉइस, व्हाट डू इकोनॉमिस्ट डू, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स होने वाले आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट चैप्टर प्राइस पजल, व्हाट ड्राइव्स द मार्केट। ठीक है, कि मार्केट किस तरीके से चलती है, डिमांड एंड सप्लाई वाला लॉ आप यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, फिर आपका रियल वर्ल्ड डेविएशन दिखाया जाएगा, आपको एग्जांपल्स दिए जाएंगे। ठीक है, हर एक चीज आपको यहाँ पे बताई जाएगी। कुछ कॉन्सेप्ट्स है, प्राइस सीलिंग एंड मार्केट फेलियर, ये सब आपको समझाया जाएगा कि आपको बेसिक जो है इकोनॉमिक्स की पूरी नॉलेज हो जाए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स होने वाले हैं, चाहे आप किसी का भी देखो, हिस्ट्री का देखो, ज्योग्राफी का देखो, सिविक्स या फिर इकोनॉमिक्स, बहुत अच्छे चैप्टर्स होने वाले। तो ये आपका बुक 1 था। अब आते हैं बुक 2 पे। ठीक है, जैसे आपका ओशंस एंड लाइफ्स। ठीक है, तो ओशन एंड लाइफ आपका वही ज्योग्राफी का चैप्टर हो गया। इंट्रोडक्शन टू ओशन रिलीफ, मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, वेव्स, tides and currents, marine resources and their significance, open seas, navigation, fishing and livelihood concerns and challenges। फिर साइक्लोन के बारे में पढ़ना है, सुनामी के बारे में पढ़ना है, जो इंटरनेशनल मैरीटाइम रूल्स है कि समुद्र के आखिर रूल है क्या, जैसे जहाज अगर ट्रेडिंग के लिए जा रहे हैं तो क्या एकदम खुली छूट है उसको, ऐसा नहीं है, तो उसके भी अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो आपको यहाँ समझना है। फिर लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया आपको समझना है। फॉरेस्ट एंड इको टूरिज्म क्या होता है, मतलब आपको एनवायरनमेंट को ध्यान में रख कर घूमना। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ समझनी है। फिर आते हैं रेजिस्टेंस एंड रेसिलियंस, ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर है जहाँ आपको भक्ति मूवमेंट, भक्ति ट्रेडिशन, ठीक है, फोर्ट्स कहते होते थे, फोर्टिफिकेशन, ये आपको समझना है, आप यहाँ पढ़ भी सकते हो। और हाँ, ये PDF आपको CBSE की वेबसाइट पे मिल जाएगी या टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड किया जा सकता है, तो यहाँ पे आप
एग्जैक्ट भी समझ सकते हो। अभी जब न्यू एनसीईआरटी आएगी तो वो भी आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। चलिए फिर आती है इंडिया एंड द वर्ल्ड। अगला भी चैप्टर हिस्ट्री का है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ इंक्लूड की गई है जो कि क्लास 9th में ऑलरेडी थी, ठीक है। तो आपको मेसोपोटामिया, ग्रीस, रोमन एम्पायर, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, इनके बारे में समझना है। इंटरैक्शन हमारे कैसे होते थे उन सब के सारे में। फिर इंडियन नॉलेज सिस्टम किस तरह से फैला, जो अच्छी चीज़ है आपको बताना, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें चल रही थी। जो वेस्ट क्लेम करता है कि हमारे यहाँ स्टार्ट हुई, वो पहले से इंडिया में चल रही थी, ठीक है। फिर आते हैं अथॉरिटी। तो ये आपका थोड़ा सा सिविक्स का ही पार्ट है, लेकिन आपको हमारे पर्सपेक्टिव से दिखाया जाएगा, इंडियन पर्सपेक्टिव से, कि हमने हमारे थिंकर्स ने क्या क्या गवर्नमेंट के बारे में। जैसे आपको यहाँ कौटिल्य की नीति आपको बताई गई है, ठीक है। दंड और न्याय, ठीक है, बल, ये सब है, ठीक है, कौटिल्य के द्वारा दिए गए, जो आप ग्रेजुएशन में डायरेक्ट पढ़ते थे। और अच्छी चीज़ है, ये थोड़ा थोड़ा आपका इंक्लूड किया गया है। फिर आते फ्रॉम आइडियाज टू स्टार्टअप्स, ये अच्छी चीज़। जैसे अभी जो टाइम चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप का है, सब बिजनेस खड़े कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े आपके यूनिकॉर्न कंपनीज भी बनी हैं जो बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट की गई थी। तो ये सब एनकरेज करने के लिए यूथ में ये सारे चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, जो आपको स्टार्टअप्स के बारे में बताएंगे, मेक इन इंडिया स्कीम के बारे में बताएंगे। फिर आते हैं अगला आपका, आपके फाइनेंसेस आप कैसे मैनेज कर सकते हो, स्मार्ट वेज टू मैनेज योर फाइनेंसेस, जो आपको पैसे आप कैसे सेव कर सकते हो, ठीक है। हर एक चीज जो इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, पर्सनल इनकम टैक्स, रिस्क एंड इंश्योरेंस, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। तो आप देख सकते हो बहुत ही वैरायटी है आपके सिलेबस में, जो एक अच्छी चीज है। आपको बहुत अलग अलग चीजों से जो आज का टाइम है उससे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, अपडेट किया गया सिलेबस को, जो एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे होने वाली है। तो उम्मीद है आपको पूरा सिलेबस जो है चैप्टर वाइज समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी जब भी न्यू एनसीईआरटी आएगी तो वो आपको पढ़ाई जाएगी पूरी तरीके से। तो अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो और हमारे कोर्स के साथ ज्वाइन कर सकते हो, जो आपको क्लास 9th बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।